Hello everyone, my name is Kirti and today I'll be uploading the second part of my video, that is opportunities after MSc in Environmental Sciences. This video is for all of them who wants to go into the research field after MSc in Environmental Sciences. ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं या फिर टीचिंग में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पीएचडी करें मास्टर्स के बाद। और जब हम पीएचडी करने का डिसाइड करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लें। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लें जहां से आपको पीएचडी करनी है, और वहां वो जो यूनिवर्सिटी का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम है पीएचडी के लिए, उसमें अप्लाई होके आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप नेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नेट में अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ता है और आपको एडमिशन मिल जाता है पीएचडी में। ठीक है, तो अब नेट की मैं बात करूं तो नेट 3 तरह के हैं एनवायरमेंट साइंस स्टूडेंट के लिए। तीनों नेट हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो नेट है वो है यूजीसी नेट, द सेकेंड वन इज CSIR नेट एंड द थर्ड वन इज ICAR नेट। ठीक है, आप इन तीनों का एग्जाम पैटर्न चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगे आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और इन एग्जाम्स के बाद अगर आप नेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं पीएचडी में तो इसका ये एडवांटेज भी होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास कि अगर आपका अच्छा रैंक आया है नेट वाले एग्जाम में तो आपको JRF भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका अच्छा रैंक आया तो ही केवल, और जब तक आप पूरा पीएचडी करेंगे तब तक आपको फेलोशिप भी मिलता रहेगा। ठीक है, हर महीने। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप नेट से एडमिशन लेते हैं पीएचडी में तो। ठीक है, अब बात आती है कि पीएचडी के बाद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पीएचडी अगर एनवायरमेंट साइंस से किया हुआ है तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगी सबसे पहले अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो दो मेजर जो बेसिकली जो सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, जो भी एनवायरमेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो ये कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो रिक्रूटमेंट लेता रहता है टाइमली किसी ना किसी पोस्ट में, उसमें एनवायरमेंट साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। दूसरा स्टेट, इतने सारे स्टेट्स हैं और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं वो भी कभी कभी रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं, है ना। तो हम लोग इन दोनों जगह के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी CSIR लैब्स हैं और ऐसे अलग ऑटोनोमस बॉडीज या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप जितने भी आपने अभी तक जो भी ग्रेजुएशन में या फिर जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, लाइक IUCN, WWF, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने हैं ना आपने, तो आप इसका एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, फिर इस लिस्ट में उनकी, जैसे IUCN है तो IUCN का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं वो कैसे कैसे रिक्रूटमेंट लेते हैं, वहां पे कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कैसे वो लोग एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जैसे मैंने बताया WWF, बहुत सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आपने सुने हुए हैं आप वहां पे हर ऑफिशियल साइट में जाके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगी बट ये आप कर सकते हैं, इससे आपको ऑप्शंस ज्यादा पता चलेंगे। ठीक है, आपको इससे पता चलेगा कि कितना स्कोप है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज आप ये कर सकते, CSIR लैब्स हैं कुछ, जो वैसे तो बहुत सारी CSIR लैब्स हैं इंडिया में, लेकिन कुछ जो हैं उनका जो पर्टिकुलर वर्क है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो मैं आपको अभी बता दूंगी और आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, और उसमें कभी ना कभी किसी ना किसी लैब में रिक्रूटमेंट आता रहता है। ठीक है, तो और इनका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो यही होता है कि आपसे एनवायरमेंट साइंस पूछेगा। ठीक है, और दूसरी चीज आपसे कहीं कहीं पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी आपका चेक किया जाता है, तो आप जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको भी दिमाग में रखें कि आपको वो अच्छे से कवर अप करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं जब प्रैक्टिकल्स होते हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें वो भी अच्छे से कवर अप करें, क्योंकि इन एग्जाम्स में कहीं कहीं पे जैसे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आती है, तो इसमें हमें कहीं कहीं पे वो जरूरी हो जाता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी चेक किया जाता है, हमसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को भी माइंड में रखिए। और दूसरी चीज, आपको जो सिलेबस है आप इनका सिलेबस इनकी वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए। जो मैं आपको लैब्स बताने वाली हूँ अभी, ये आई एम श्योर ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, तो मैं ये 12 लैब्स हैं जो इन्वायरमेंट पे फोकस है,
तो मैं ये आपको नाम लेने जा रही हूँ और ये आप लिख लीजिएगा. The first one is Central Institute of Mining and Fuel Research, that is in Dhanbad. The second one is Central Leather Research Institute, that is in Chennai. The third one is Central Salt Marine Chemicals Research Institute, that is in Bhavnagar. And the next one is Institute of Minerals and Materials Technology, that is in Bhubaneswar. And next is National Botanical Research Institute, that is in Lucknow. And another one is National Environmental Engineering Research Institute, that is in Nagpur. Next is Northeast Institute of Science and Technology, that is in Jorhat. Next is National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, that is in Thiruvananthapuram. Another one is National Institute of Oceanography, that is in Goa. Next one is National Physical Laboratory, that is in New Delhi. Another one is National Metallurgical Laboratory, that is in Jamshedpur. And another one is, and the last one is National Physical Laboratory, that is in New Delhi. ठीक है, तो ये जो कुछ लैब्स मैंने आपको बताई हैं, आप इनकी ऑफिशियल साइट चेक कर सकते हैं और ये कुछ ना कुछ मतलब निकालते रहते हैं रिक्रूटमेंट, राइट. साइंटिफिक असिस्टेंट की हो गई, टेक्निकल असिस्टेंट की हो गई, इवन साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट के लोग करते हैं. ठीक है, तो आप उसका पैटर्न चेक कर लीजिएगा, उनके पास्ट ईयर पेपर्स या इस तरह से इनकी ऑफिशियल साइट में आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है. दूसरी चीज, इसके बाद कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा जो मैंने CSIR लैब्स आपको बताई है, इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हो गई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया. ये लोग भी काफी बार इनके यहाँ प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें ये लोग रिसर्च असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट मांगते हैं या फिर रिसर्चर्स या फिर प्रोजेक्ट कुछ भी ये मतलब निकालते हैं नोटिस. तो आप इनको भी, इनकी साइट्स भी चेक करते रहिए और उसमें भी ऐसा मतलब यू कैन अप्लाई देयर, राइट, जब भी इन्वायरमेंट साइंस का वो है. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जितनी भी IITs हैं वहां पे भी कभी कभी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वहां पे भी कभी कभी एलिजिबिलिटी में ऐसा भी मांगा होता है कि इन्वायरमेंट साइंस आर एलिजिबल. ठीक है, वैसे होता है प्रोजेक्ट्स में ये काफी जगह, तो इवन IITs में यू कैन सी प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो जितने भी IITs हैं, ये जो लैब्स मैंने बताया, आप उनकी साइट्स रेगुलर विजिट्स करिए और आपको दिखेगा कि हर जगह पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज हैं PhD के बाद भी, राइट. आप घर पे नहीं बैठ सकते, ऐसा है, राइट. तो और इसके अलावा अगर आप इसकी टीचिंग में भी अगर आप जाना चाहें ना, तो टीचिंग में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं. इवन इफ इट इज अ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और कोई भी कॉलेज हो, वहां पे एक ग्रेजुएशन में एक इन्वायरमेंट साइंस सब्जेक्ट होना इज अ कंपलसरी, राइट. ये कंपलसरी है कि इन्वायरमेंट साइंस उन्हें पढ़ाया ही जाएगा. ठीक है, तो वो आप लोग ही पढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो देयर यू कैन अप्लाई कहीं पे भी. तो प्राइवेट कॉलेजेस इतने सारे हैं, आप लोग वहां पे पढ़ा सकते हैं. तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो PhD के बाद आपके लिए अवेलेबल हैं. ठीक है, इसके अलावा जो FRI है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये लोग भी रिक्रूटमेंट निकालते हैं. अभी साइंटिस्ट बी का 2019 में इन्होंने निकाला था. तो इकोलॉजी के लिए दे हैव आस्क्ड फॉर, इकोलॉजी के लिए 3 सीट्स थी, उसके लिए इन्वायरमेंट साइंस एलिजिबल था, तो उसका जो पैटर्न था उसमें पूरी इकोलॉजी आई थी. ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सब जगह पे यू कैन अप्लाई. ठीक है, इसके अलावा ARS का एग्जाम होता है. ARS का एग्जाम जो होता है उसमें इन्वायरमेंट साइंस की सीट्स भी आती हैं. तो इसमें भी 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, है ना. तो इसके लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. बाकी टीचिंग के लिए भी परमानेंट रिक्रूटमेंट आता रहता है. तो आप लोग हर कॉलेजेस का एक बार, जिस कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं वो एक बार देख लीजिए. उसके बाद उसका जो ऑफिशियल साइट है वो चेक करते रहें कि कब इसका रिक्रूटमेंट आ रहा है. सो देयर यू गाइज कैन अप्लाई, राइट. सो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इसके अलावा जो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. ठीक है, इंडिया में इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, एनवायरमेंट साइंस अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, इंडिया में ही जॉब करना चाहते हैं, तो आपकी जो रिसर्च एबिलिटी है वो आपकी रिसर्च पेपर से चेक होती है. ठीक है, रिसर्च पेपर, तो अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया है कि आपको रिसर्च में जाना है, तो ये भी आप रेडी रखें अपने आप को कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पे फोकस करना है. ठीक है, यू हैव टू राइट मोर एंड मोर रिसर्च पेपर्स, और ये देखा जाएगा लास्ट में कि कितने रिसर्च पेपर्स आपके इंटरनेशनली पब्लिश्ड हैं और कितने सारे नेशनल लेवल पे पब्लिश्ड हैं, है ना. तो जितनी भी ये चीजें हैं, आप रिसर्च पेपर्स में फोकस कीजिए. आपकी जो रिसर्च एबिलिटी है वो इसी चीज से चेक होगी, इफ यू हेल फ्रॉम इंडिया, राइट. और दूसरी चीज,
आपका जो, अगर आप इन्वायरमेंट साइंस कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, अभी तक आपने मे बी डिग्री पे फोकस किया हो, लेकिन आपको यू हैव टू मेक योर डिग्री वेरी डिफरेंट, राइट? और उस डिग्री को डिफरेंट बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अटेंड सो मेनी कॉन्फ्रेंसेज, राइट? जितनी भी इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इधर दे आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज या किसी भी चीज से, आप उसको अटेंड कीजिए। इससे क्या होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, ठीक है? वहां पे क्या चीजें हो रही है, क्या पैटर्न चल रहा है, लोगों का प्रेजेंटेशन सुनने को आपको मिलता है। इवन यू कैन गिव योर ओरल प्रेजेंटेशन देयर, पोस्टर प्रेजेंटेशन, यू कैन प्रेजेंट पोस्टर्स देयर, कुछ भी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो यू विल हैव योर सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट कॉन्फ्रेंस, ओके? तो उसके बाद ये आपके सीवी को एक इम्प्रेसिव बनाएगा, ठीक है? और इससे पता चलेगा कि आपने कितना मतलब एक्सपोजर लिया है उस फील्ड का, राइट? और जब भी जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें आप जो कैंडिडेट है जो सिर्फ नॉर्मल एमएससी का डिग्री लेके आया है, वो आप उससे डिफरेंट होंगे, राइट? आपका कोई अगर सीवी देखेगा कि आपने एमएससी के साथ साथ पीएचडी के साथ साथ सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई हैं और आपने इतने सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास ये एडेड एडवांटेज होगा, ठीक है? तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग जो मैंने मेंशन की, यू कैन post your query in the comment section below. So this is all. Thank you and have a wonderful day ahead.